हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 9 छिपने की जगह। हर चीज धुंधली और धीमी लग रही थी। हैरी और हरमाइनी उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी छड़ियां निकाल लीं। कई लोगों को अब जाकर ये एहसास हो रहा था कोई अजीब चीज हो गई है। लोगों के सिर चांदी जैसे सफेद बन बिलाव के ओझल होते समय भी उसकी ओर घूम रहे थे जहां पितृदेव उतरा था। वहां खामोशी ठंडी लहरों में फैलने लगी। फिर कोई चीखा। हैरी और हरमाइनी तेजी से दहशत ज़दा भीड़ में शामिल हो गए। मेहमान सभी दिशाओं में भाग रहे थे, अंतर्ध्यान हो रहे थे। रॉन के घर पर लगे सुरक्षात्मक सम्मोहन टूट चुके थे। रॉन, रॉन तुम कहाँ हो? हरमाइनी चिल्लाई। जब उन्होंने धक्का मारकर डांस फ्लोर की तरफ रास्ता बनाया तो हैरी ने भीड़ में चोगे वाली नकाब पोश आकृतियों को प्रकट होते देखा। फिर उसने ल्यूपिन और टोंक्स को छड़ी उठाकर रक्षा कवच चिल्लाते सुना। ये आवाज सभी तरफ गूंज गई। रॉन, रॉन, हरमाइनी ने कहा। वो सुबकने लगी। जब आतंकित मेहमानों ने उसे और हैरी को धक्का मारकर दबा दिया, अलग होने से बचने के लिए हैरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब उनके सिर के ऊपर से एक रोशनी की लकीर घर करती हुई निकली, वो नहीं जानता था ये सुरक्षात्मक सम्मोहन था या कोई बुरी चीज थी। और तभी रॉन वहां आ गया। उसने हरमाइनी का खाली हाथ पकड़ लिया। हैरी ने महसूस किया हरमाइनी उसी जगह पर घूम गई। आवाजें थम गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वो सिर्फ हरमाइनी के हाथ को महसूस कर सकता था जब वो उस स्थान और समय के भंवर में घूमता हुआ रॉन के घर से दूर जाने लगा, उतरते प्राण भक्षियों से दूर, शायद वोल्डेमॉर्ट से भी दूर। हम कहाँ हैं? रॉन की आवाज आई। हैरी ने आंखें खोली। एक पल के लिए उसने सोचा वो शादी वाली जगह पर ही थे। अभी भी बहुत सारे लोग उनके आसपास थे। टोटनहैम कोर्ट रोड, हरमाइनी हाफते हुए बोली। चलते रहो, बस चलते रहो। हमें बस ऐसी जगह खोजनी है जहां तुम कपड़े बदल सको। हैरी ने उसकी बात मान ली। वो उस चौड़ी अंधेरी सड़क पर आधे चले आधे भागे। वहां देर रात को मौज मस्ती करने वाले लोगों की भीड़ थी। दुकानें बंद हो चुकी थीं। उनके ऊपर सितारे टमटमा रहे थे। हैरी और रॉन अब भी ड्रेस दुशाले पहने थे। हरमाइनी, हमारे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं, रॉन ने उससे कहा जब एक युवती उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने अपने पास अदृश्य चोगा क्यों नहीं रखा? हैरी ने कहा और अपनी मूर्खता पर मन ही मन खुद को कोसने लगा। पिछले साल मैं हर वक्त उसे अपने साथ रखता था। चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास चोगा है, मेरे पास तुम दोनों के कपड़े भी हैं। बस सहज बनने का नाटक करो जब तक कि हाँ, ये ठीक रहेगा। हरमाइनी उन्हें बगल वाली सड़क पर ले गई जहाँ से वो एक अंधेरी गली में पहुँच गए। जब तुम कहती हो कि तुम्हारे पास चोगा है और कपड़े हैं, हैरी ने कहा और हरमाइनी को तीरियां चढ़ाकर देखा जिसके पास उस छोटे हैंडबैग के सिवाय कुछ नहीं था जिसके अंदर वो टटोल रही थी। हाँ, ये रहे, हरमाइनी ने कहा। हैरी और रॉन दंग रह गए जब उसने उस बैग में से जीन्स, शर्ट, कुछ गहरे लाल रंग के मोजे और आखिरकार चांदी जैसा अदृश्य चोगा बाहर निकाला। आखिर तुमने कैसे? अटूट विस्तार सम्मोहन, हरमाइनी ने बात काटते हुए कहा। मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है मैंने इसे ठीक तरह से किया है। खैर, मैंने इसमें ज़रूरत की हर चीज़ रख ली है। उसने नाजुक से दिखने वाले बैग को थोड़ा सा हिलाया। अंदर बहुत सी भारी चीज़ों की टकराने की आवाज़ें गूंजी। हैरी, बेहतर होगा तुम अदृश्य चोगा ओढ़ लो। रॉन, जल्दी करो, कपड़े बदल लो। तुमने ये काम कब किया? हैरी ने पूछा जब रॉन ने अपने दुशाले उतारे। मैंने तुम्हें रॉन के घर में बताया तो था। जानते हो, मैंने कई दिनों की ज़रूरत का सामान पैक कर रखा था कि अगर हमें तत्काल भागना पड़े तो ये काम आए। हैरी, मैंने आज सुबह ही तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद तुम्हारे बैग पैक करके इसमें रख लिए थे। न जाने क्यों मुझे लगा था तुम सचमुच कमाल हो, सचमुच। रॉन ने उसे अपने दुशाले थमाते हुए कहा। धन्यवाद, हरमाइनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए दुशालों को बैग में रख लिया। हैरी, चोगा ओढ़ लो। हैरी ने अदृश्य चोगे को अपने कंधे पर डाल लिया। उसने सिर के ऊपर तक खींचा और ओझल हो गया। वो अभी अभी ये समझना शुरू कर रहा था कि क्या हुआ था। बाकी लोग, शादी में मौजूद लोग, हम अभी उनके बारे में चिंता नहीं कर सकते, हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा। हैरी, प्राण भक्षी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर हम वहाँ लौट कर गए तो हम उन सब को और भी ज़्यादा खतरे में डाल देंगे। वो सही कह रही है, रॉन ने कहा, जिसे हैरी का चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन वो जानता था हैरी बहस करने वाला होगा। माया पंछी के समूह के ज़्यादातर लोग वहाँ थे, वो सब संभाल लेंगे। हैरी ने सिर हिलाया लेकिन उसे याद आया वो लोग उसे देख नहीं सकते थे, इसलिए उसने हाँ कह दिया।
लेकिन फिर उसने जिनी के बारे में सोचा और डर उसके पेट में एसिड के बुलबुले की तरह उठने लगा। हरमाइनी ने कहा, आगे बढ़ो, मुझे लगता है हमें चलते रहना चाहिए। वो बगल वाली सड़क से होकर एक बार फिर मुख्य सड़क पर पहुंच गए, जहां दूसरी तरफ फुटपाथ पर कुछ आदमी गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। रॉन ने हरमाइनी से पूछा, मैं सिर्फ दिलचस्पी के लिए पूछ रहा हूँ, तुमने टोटनहैम कोर्ट रोड को ही क्यों चुना है? मुझे नहीं पता, ये जगह तो बस यूं ही मेरे दिमाग में आ गई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम मगलू दुनिया में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। उन्हें हमारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं होगी। सच कहा, रॉन ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ हम थोड़े खुले में हैं? हमारे पास जाने के लिए कौन सी जगह है? हरमाइनी ने कहा और चिहुक गई जब सड़क के दूसरी तरफ के लोग उसे देखकर सीटी बजाने लगे। हम रिश्ती कड़ाहे में तो कमरा नहीं ले सकते हैं, है ना? और ग्रिमाल्ड चौक का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्नैप वहाँ घुस सकता है। मुझे लगता है हम मेरे माता पिता के घर में रहने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि इस बात की संभावना है कि वो वहाँ जांच कर सकते हैं। ओह, काश वो लोग चुप हो जाते। फुटपाथ पर मदमस्त लोग हरमाइनी के ऊपर ताने कस रहे थे। जब रॉन ने उनको जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला तो हरमाइनी ने कहा, देखो ये ठीक रहेगा, हम इसके अंदर चलते हैं। ये एक छोटा सा गंदा दिखने वाला कैफ़े था जो रात भर खुला रहता था। सभी टेबलों पर तेल की हल्की परत थी, लेकिन कम से कम कैफ़े खाली था। हैरी सबसे पहले केबिन में घुसा और रॉन उसके पास हरमाइनी के सामने बैठ गया। कैफ़े के दरवाजे की तरफ हरमाइनी की पीठ थी। उसे ये बात पसंद नहीं आई। वो इतनी जल्दी जल्दी मुड़कर पीछे देख रही थी जैसे कोई तकलीफ हो। हैरी को स्थिर रहना पसंद नहीं आया। चलने से ये भ्रम तो था कि उसके पास कोई लक्ष्य है। चोगे के अंदर उसे महसूस हुआ कि भेस बदल काढ़े के आखिरी अवशेष खत्म हो रहे हैं। उसके हाथों की लंबाई और आकार समान होने लगा। उसने अपनी जेब से चश्मा निकाल कर पहन लिया। 1-2 मिनट बाद रॉन बोला, जानते हो, हम रिश्ती कड़ाही से ज़्यादा दूर नहीं हैं, चीयरिंग क्रॉस में ही तो है। रॉन, हम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ ठहरने के लिए नहीं, बल्कि ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। वोल्डेमार्ट ने मंत्रालय पर कब्जा कर लिया है। हमें इसके अलावा और जानना भी क्या है? ठीक है, मैं तो बस सोच रहा था। उनके बीच एक अटपटी खामोशी छा गई। चिंगम चबाती हुई एक वेट्रेस आई और हरमाइनी ने उसे 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। चूंकि हैरी अदृश्य था, इसलिए तीसरी कॉफ़ी का ऑर्डर देना अजीब था। तभी 2 हट्टे कट्टे मजदूर कैफ़े में आकर कैबिन में बैठ गए। हरमाइनी ने अपनी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल ली। मैं कहती हूँ, हमें अंतर्ध्यान होकर देहाती इलाके में चलना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद हम माया पंछी के समूह को संदेश भेज सकते हैं। तो क्या तुम बोलने वाला पितृदेव उत्पन्न कर सकती हो? रॉन ने पूछा। हाँ, मैंने इसका अभ्यास किया है, मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। अच्छा, बशर्ते इसके कारण वो मुश्किल में न पड़ जाएं। हालांकि हो सकता है अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हो। हे भगवान, ये कॉफ़ी तो बहुत बुरी है, रॉन ने आगे कहा जब उसने झागदार भूरी कॉफ़ी का एक घूंट पिया। चलो चलते हैं, मैं इस गटर के पानी को नहीं पीना चाहता, रॉन ने कहा। हरमाइनी, तुम्हारे पास मगलुओं के पैसे हैं? हाँ, तुम्हारे घर आने से पहले मैंने अपनी बिल्डिंग सोसाइटी की बचत में से पैसे निकाल लिए थे। मैं शर्त लगाती हूँ सारी चिल्लर नीचे होगी, हरमाइनी ने आह भरकर कहा और अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोनों मजदूरों ने भी उसकी जैसी हरकत की और हैरी ने बिना कुछ सोचे समझे उनकी नकल की। तीनों की छड़ियाँ बाहर निकल आईं। रॉन को ये समझने में कुछ सेकंड लग गए कि क्या हो रहा है। उसने टेबल के पार हाथ बढ़ाकर हरमाइनी को उसकी बेंच पर से एक तरफ कर दिया। प्राण भक्षियों के मंत्रों की शक्ति से टाइल वाली दीवार उसी जगह पर तड़क गई जहां कुछ समय पहले रॉन का सिर था। हैरी अदृश्य रहते हुए चिल्लाया, स्तब्ध हो! लाल रोशनी की लहर सुनहरे बालों वाले विशाल काय प्राण भक्षी के चेहरे पर पड़ी। वो बेहोश होकर एक तरफ गिर गया। उसके साथी को पता नहीं था ये मंत्र किसने मारा। उसने रॉन पर एक और मंत्र मारा। उसकी छड़ी की नोक से चमकती हुई काली रस्सियां उड़ी, जिन्होंने रॉन को सिर से पैर तक बांध दिया। वेट्रेस चीखती हुई दरवाजे की तरफ भागी। हैरी ने रॉन को बांधने वाले प्राण भक्षी पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन मंत्र चूक गया और वो पास खड़ी वेट्रेस पर पड़ा, जो दरवाजे के सामने ढेर हो गई। निष्कासितो! प्राण भक्षी गरजा और जिस टेबल के पीछे हैरी खड़ा था वो टूट गई। विस्फोट की शक्ति से हैरी दीवार से टकराया। उसकी छड़ी उसके हाथ से छूट गई। चोगा फिसल गया। पूर्ण शरीर बंधन! हरमाइनी चीखी और प्राण भक्षी किसी मूर्ति की तरह जमीन पर कप, प्लेट, टेबल और कॉफी के मलबे पर धम्म से गिर गया। हरमाइनी बेंच के नीचे से रेंग कर बाहर निकली। वो अपने बालों से ऐश ट्रे के कांच के टुकड़े हटा रही थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। विभक्तो!
उसने रॉन की तरफ छड़ी तान कर कहा। रॉन दर्द से बुरी तरह चिंगाड़ा। उसकी जीन्स के घुटने पर गहरा घाव हो गया था। ओह, मुझे बहुत अफसोस है रॉन, मेरा हाथ हिल रहा था। विभत्तो! रस्सियां टूटकर गिर गईं। रॉन उठकर खड़ा हो गया, अपनी बाहें हिलाईं ताकि उनके एहसास को लौटा सके। हैरी ने अपनी छड़ी उठा ली, मलबे को लांघता हुआ पहुंच गया जहां सुनहरे बालों वाला विशाल काय प्राणभक्षी बेंच पर पसरा हुआ था। उसने कहा, मुझे इसे पहचान जाना चाहिए था। ये डंबलडोर की मौत वाली रात वहीं था। फिर उसने सामले प्राणभक्षी को पैर की ठोकर से मारा और उसका चेहरा ऊपर किया। उस आदमी की आंखें तेजी से हैरी, रॉन और हरमाइनी के बीच घूमी। ये तो डोलोहोव है, रॉन ने कहा। मैंने उसका चेहरा उन पोस्टरों में देखा था जो अज़्काबान से उनके फरार होने पर लगे थे। मुझे लगता है कि बड़ा वाला प्राणभक्षी थोरफिन राउल है। उनके नाम छोड़ो, उन्हें हमारा पता कैसे चला? हम क्या करेंगे? न जाने क्यों हरमाइनी को दहशत में देखकर हैरी का दिमाग काम करने लगा। दरवाज़ा लॉक कर दो, उसने हरमाइनी से कहा, और रॉन बत्तियां बंद करो। उसने अचानक डोलोहोव की तरफ देखा, तेजी से सोचने लगा। जब लॉक में क्लिक की आवाज़ आई और रॉन ने बत्ती बंद यंत्र का इस्तेमाल किया, कैफे को अंधेरे में डुबा दिया। हैरी उन आदमियों की आवाज़ सुन सकता था जिन्होंने कुछ समय पहले हरमाइनी को छेड़ा था। हम इन दोनों का क्या करें? रॉन ने अंधेरे में हैरी से फुसफुसा कर कहा। फिर उसने ज़्यादा शांति से आगे कहा, मार डालें? वो हमें मार देते। उन्होंने अभी अभी इसकी कोशिश की थी। हरमाइनी कांप कर एक कदम पीछे हट गई। हैरी ने अपना सिर हिलाया। हमें बस उनकी यादें मिटा देना है। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को पता नहीं चल पाएगा। अगर हम इन्हें मार डालेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा हम यहाँ थे। जैसा तुम कहो, रॉन ने गंभीरता से राहत में कहा, लेकिन मैंने कभी विस्मृति सम्मोहन नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया, लेकिन मैं तरीका जानती हूँ। हरमाइनी ने एक गहरी शांत करने वाली सांस ली, फिर छड़ी डोलोहोव के सिर की तरफ करके बोली, विस्मृतो। तत्काल डोलोहोव की आंखें भेंगी और सपनीली हो गईं। बहुत बढ़िया, हैरी ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा। दूसरे प्राणभक्षी और वेटर्स के साथ भी यही करो, जब तक रॉन और मैं सब कुछ दोबारा जमा देते हैं। जमा देते हैं? रॉन ने आंशिक रूप से ध्वस्त कैफे को देखते हुए कहा। क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जागने पर जब वो खुद को ऐसी जगह पर देखेंगे तो हैरान होंगे? इस जगह को देखकर लग रहा है जैसे यहाँ पर बम गिरा होगा। ओह हाँ, ठीक है। रॉन को जेब से छड़ी निकालने के लिए एक पल संघर्ष करना पड़ा। हरमाइनी, कोई हैरानी नहीं कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। तुमने मेरी पुरानी जीन्स पैक कर ली है, ये कस गई है। लेकिन उन्हें हमारा पता कैसे चला? हरमाइनी ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। उन्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? वो हैरी की ओर मुड़ी। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन है हैरी? हो ही नहीं सकता। स्थिति सूचक सम्मोहन 17 साल की उम्र में टूट जाता है। ये जादूगरों का नियम है, इसे बालिग लोगों पर नहीं किया जा सकता, रॉन ने कहा। जहाँ तक तुम्हें मालूम है, हो सकता है प्राणभक्षियों ने इसे 17 साल के बालिग लड़के पर करने का तरीका खोज लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो? लेकिन हैरी, पिछले 24 घंटों में एक भी प्राणभक्षी के पास नहीं गया है। उस पर स्थिति सूचक सम्मोहन दोबारा कौन कर सकता है? हरमाइनी ने जवाब नहीं दिया। हैरी को प्रदूषित संक्रमित होने का एहसास हो रहा था। क्या प्राणभक्षियों ने सचमुच उन्हें इसी तरह खोजा था? अगर स्थिति सूचक सम्मोहन के कारण दुश्मनों को मालूम पड़े बिना मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और तुम भी मेरे आसपास जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने कहना शुरू ही किया था कि हरमाइनी दृढ़ता से बोली, हम अलग अलग नहीं हो रहे हैं। हमें छिपने की सुरक्षित जगह की जरूरत है। इससे हमें स्थिति के बारे में सोचने का समय मिलेगा। ग्रिमाल्ड चौक, हैरी ने कहा। दोनों की आह निकल गई। नादान मत बनो हैरी, स्नैप वहां आ सकता है। रॉन के डैडी ने कहा था कि उसके खिलाफ मंत्र लगा दिए गए हैं। अगर मंत्रों ने काम नहीं भी किया तो उससे क्या? मैं कसम खाता हूँ मुझे स्नैप से मिलकर खुशी होगी। हरमाइनी बहस करने के लिए आतुर थी। उसने कहा, लेकिन हरमाइनी, हम कहाँ जा सकते हैं? हमारे लिए और क्या जगह अच्छी है? यहाँ सिर्फ एक प्राणभक्षी यानी स्नैप आ सकता है। लेकिन अगर मुझ पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन हुआ तो हम ग्रिमाल्ड चौक के अलावा चाहे जहाँ चले जाएं, प्राणभक्षियों की पूरी फौज हमारे पीछे आएगी। हरमाइनी बहस नहीं कर सकती थी, हालांकि वो करना चाहती थी। जब हरमाइनी ने कैफे के दरवाजे का लॉक खोला तो रॉन ने बत्ती बंद यंत्र क्लिक करके कैफे की लाइट लौटा दी। फिर हैरी के 3 गिनते ही उन्होंने अपने तीनों शिकार पर से मंत्र हटा लिए। इससे पहले कि प्राणभक्षी या वेट्रेस हिलने से ज़्यादा कुछ कर पाते, हैरी, रॉन, हरमाइनी अपनी जगह पर घूमे और दम घोटू अंधेरे में उछल हो गए। कुछ सेकंड बाद हैरी के फेफड़े कृतज्ञता से फैल गए और उसने अपनी आंखें खोल लीं। वो जाने पहचाने छोटे और गंदे से चौक के बीचों बीच खड़े थे।
हर तरफ ऊंचे जर्जर मकान नजर आ रहे थे। उन्हें 12 नंबर का मकान नजर आया था क्योंकि इसके रहस्य रक्षक डंबलडोर ने उन्हें इसके बारे में बताया था। वो इसकी तरफ भागे। हर कुछ गज दूर जाने के बाद वो ये जांच करते कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है या देख तो नहीं रहा है। वो पत्थर की सीढ़ियों पर भागे और हैरी ने सामने वाले दरवाजे पर छड़ी से दस्तक दी कि उन्हें क्लिक की आवाज़ और जंजीर की खड़ खड़ सुनाई पड़ी। फिर दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। वो चौखट लांघ कर तेजी से अंदर चले गए। जब हैरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो पुराने ज़माने की गैस बत्तियां जल उठीं और हॉल की ओर जाने वाले रास्ते में कांपती रोशनी फेंकने लगीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा हैरी को याद था। मुझे लगता है यहाँ पर कोई आया था, हरमानी ने उसकी ओर इशारा करते हुए फुसफुसा कर कहा। ये मायापज्जी के समूह के जाने के बाद हुआ होगा, रॉन ने बुदबुदा कर कहा। स्नैप के खिलाफ लगाए मंत्र कहाँ हैं? हैरी ने पूछा। शायद वो उसके आने पर ही सक्रिय होते होंगे, रॉन ने सुझाव दिया। बहरहाल मकान में ज़्यादा अंदर जाने से वो घबरा रहे थे, इसलिए दरवाजे की तरफ पीठ करके डोरमेट पर खड़े रहे। हैरी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो हम यहाँ हमेशा तो नहीं खड़े रह सकते। सेवरस स्नैप। बाबरे ने मूडी की आवाज़ अंधेरे में फुसफुसाती हुई आई, जिससे वो तीनों डर के मारे उछल गए। हम स्नैप नहीं हैं, हैरी चिल्लाया, लेकिन तभी कोई ठंडी चीज़ हवा के झोंके की तरह आई। उसकी जीभ पीछे की तरफ घूम गई, जिससे उसका बोलना संभव हो गया। इससे पहले कि उसे अपने मुंह के भीतर कुछ महसूस करने का समय मिलता, उसकी जीभ सामान्य हो गई। लगता था बाकी दोनों को भी यही अप्रिय अनुभूति हुई थी। रॉन अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। हरमानी ने हकलाते हुए कहा, ये वही जीभ बंधन शाप होगा जो बाबरे ने स्नैप के लिए लगाया था। हैरी ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। हॉल के सिरे पर अंधेरे में से एक चीज़ हिली और इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ बोल पाता, एक आकृति दरी पर उठी, ऊंची धूल के रंग की और भयंकर। हरमानी चीख उठी और मिसेस ब्लैक भी, क्योंकि पर्दे खुल गए थे। भूरी आकृति तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उसके कमर तक लंबे बाल और दाढ़ी पीछे लहरा रही थी। उसका चेहरा धंसा हुआ और मांस विहीन था। आंखों में पुतलियां नहीं थीं। बहुत जाना पहचाना लेकिन भयंकर रूप से बदला हुआ चेहरा। उसने एक पतली बाह उठाई और हैरी की तरफ इशारा किया। नहीं, हैरी चिल्लाया। हालांकि उसने अपनी छड़ी उठा ली थी, लेकिन दिमाग में कोई मंत्र नहीं आया। नहीं, यह हमने नहीं किया था, हमने आपको नहीं मारा था। मारा शब्द पर आकृति में विस्फोट हो गया। ये धूल के बादल में बदल गई। हैरी खांस रहा था। उसकी आंखों में पानी आ रहा था। उसने देखा कि हरमानी दरवाजे के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई है। उसने अपने हाथ सिर के ऊपर रख लिए थे। रॉन सिर से पैर तक कांप रहा था। अजीब तरीके से हरमानी का कंधा थपथपाकर कह रहा था, सब कुछ ठीक है, आकृति चली गई है। गैस बत्ती की नीली रोशनी में धूल हैरी के चारों तरफ धुंध की तरह घुमड़ती रही। मिसेस ब्लैक चीखती रही, चुप रहो, हैरी घर जा। उसने अपनी छड़ी उस और कर दी। धमाके और लाल चिंगारियों के विस्फोट के बाद पर्दे दोबारा बंद हो गए। मिसेस ब्लैक का मुंह बंद हो गया। ये तो, हरमाइनी ने सुबकते हुए कहा जब रॉन ने उसे उठाकर खड़ा किया। हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन ये असली डंबलडोर नहीं थे, है ना? ये तो बस स्नैप को डराने के लिए था। हैरी सोच रहा था, क्या ये इंतजाम सफल हुआ होगा? फिर स्नैप ने इस भयंकर आकृति को भी विस्फोट करके उसी तरह हटा दिया होगा जिस तरह उसने असली डंबलडोर को मार डाला था। जब हैरी हॉल में पहुंचा तब उसके शरीर में सनसनी हो रही थी। उसे लग रहा था अब कोई नई डरावनी चीज आएगी, लेकिन चूहे के अलावा कुछ नहीं आया। हरमानी फुसफुसाई, छड़ी उठाकर बोली, मानव प्रकट हो, कुछ नहीं हुआ। देखो, तुम्हें बहुत सदमा लगा है, वैसे इससे क्या होना चाहिए था? रॉन ने दयालुता से पूछा। इससे वही हुआ जो मैं करवाना चाहती थी। ये मानव उपस्थिति को प्रकट करने वाला मंत्र था और यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, धूल की उस आकृति के सिवाय। रॉन ने दरी पर उस टुकड़े की ओर देखते हुए कहा जहाँ से लाश जैसी आकृति प्रकट हुई थी। हरमानी ने पुरानी गैस बत्तियों को जलाने के लिए अपनी छड़ी लहराई, फिर उस ठंडे कमरे में थोड़ा कांपते हुए सोफे पर बैठ गई। रॉन खिड़की के पास गया और मखमल के भारी पर्दे को 1 इंच सरका दिया। बाहर कोई नहीं दिख रहा है। अगर हैरी अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन पर होता तो वो हमारे पीछे आ गए होते। लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन क्या हुआ हैरी? हैरी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसका निशान फिर जलने लगा। कोई चीज उसके दिमाग में कौंधी, जिस तरह पानी पर चमकीली रोशनी कौंधती है। उसने एक बड़ी छाया देखी, आवेश महसूस किया जो उसका नहीं था। तुमने क्या देखा? क्या तुमने उसे हमारे घर में देखा?
रॉन ने हैरी के पास आते हुए पूछा। नहीं, मैंने बस गुस्सा महसूस किया। वो सचमुच बहुत नाराज है। लेकिन वो मेरे घर में भी तो हो सकता है। तुमने कुछ देखा क्या? वो किसी को शाप दे रहा था? नहीं, बस गुस्सा महसूस किया, मैं कुछ बता नहीं सकता। हैरी दुविधा में था। वो परेशान महसूस कर रहा था। हरमाइनी ने कोई मदद नहीं की जब उसने थोड़ी डरी आवाज में कहा, एक बार फिर तुम्हारा निशान। लेकिन हो क्या रहा है? मुझे तो लगा था संबंध खत्म हो गया था। खत्म हो गया था, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। हैरी बुदबुदाया। उसका निशान दर्द कर रहा था। उसे एकाग्रता कायम रखने में मुश्किल आई। मैं सोचता हूँ वो जब भी नियंत्रण खोता है तो ये संबंध जुड़ जाता है जैसे पहले होता था। तब तो तुम्हें अपना दिमाग बंद कर लेना चाहिए, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। हैरी, डंबलडोर नहीं चाहते थे तुम उस संबंध का इस्तेमाल करो, तो वो चाहते थे तुम इसे बंद कर दो। इसीलिए उन्होंने तुम्हें गुप्त विद्या सिखवाई थी, वरना वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे दिमाग में झूठी छवियां डाल सकता है। याद है? हाँ, मुझे याद है। धन्यवाद, हैरी ने दांत भींचते हुए कहा। हरमाइनी को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वोल्डेमॉर्ट ने इसी संबंध का इस्तेमाल करके हैरी को जाल में फंसाया था, जिसकी वजह से सीरियस की मौत हुई थी। उसके निशान का दर्द बढ़ रहा था। इससे वो संघर्ष कर रहा था। उल्टी करने की इच्छा को रोकने जैसा था ये। उसने रॉन और हरमाइनी की ओर पीठ घुमा ली। दीवार पर ब्लैक वंश वृक्ष की पुरानी दीवार दरी को देखने का नाटक करने लगा कि हरमाइनी चीख उठी। हैरी ने दोबारा अपनी छड़ी निकाली। घूम गया। उसने देखा ड्राइंग रूम की खिड़की से चांदी जैसे रंग का पितृदेव अंदर आया। उनके बीच में फर्श पर उतर गया, जहां वो नेवले में बदल गया, और रॉन की पिता की आवाज में बोला, परिवार सुरक्षित है, जवाब मत देना, हमारी निगरानी हो रही है। पितृदेव हवा में घुल गया। रॉन ने सुबह की और कराह के बीच की आवाज निकाली। गुर्राते हुए सोफे पर गिर गया। हरमाइनी भी उसके पास पहुंच गई। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। रॉन थोड़ा हंसा और हरमाइनी को गले लगा लिया। हैरी, उसने हरमाइनी के कंधे के ऊपर से कहा। कोई दिक्कत नहीं, हैरी ने कहा, हालांकि सिर के दर्द से उसे मतली आ रही थी। जाहिर है तुम्हें अपने परिवार की चिंता होनी ही चाहिए। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। उसने जिनी के बारे में सोचा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। उसके निशान का दर्द चरम सीमा पर था और उतनी ही बुरी तरह जल रहा था। उसने हरमाइनी को अस्पष्टता से कहते सुना, मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती। क्या हम अपने स्लीपिंग बैग्स में आज रात को यहीं सो सकते हैं? हैरी अब दर्द से ज़्यादा देर तक नहीं जूझ सकता था। उसे हार माननी ही पड़ी। बाथरूम, उसने बुदबुदा कर कहा और भागे बिना जितनी तेजी से हो सकता था कमरे के बाहर चला गया। उसने मुश्किल से ये काम किया। उसने कांपते हाथों से अपने पीछे दरवाजे की सांकल लगाई और फिर अपने दुखते हुए सिर को पकड़कर वो फर्श पर गिर गया। इसके बाद दर्द के विस्फोट में उसने उस गुस्से को महसूस किया जो उसका नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा पर हावी था। उसने एक लंबा कमरा देखा। सुनहरे बालों वाला प्राण भक्षी पड़ा पड़ा चीख और तड़प रहा था। उसके पास एक दुबली आकृति थी। उसने छड़ी उठाई और हैरी तीखी ठंडी बेरहम आवाज में बोला, राउल, और क्या करें? या फिर हम इसे खत्म कर दें और तुम्हें नगीनी को खिला दें? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को यकीन नहीं है कि वो इस बार तुम्हें माफ करेंगे। तुमने मुझे इसके लिए बुलाया, ये बताने के लिए कि हैरी पॉटर एक बार फिर बच निकला। ड्रैको, राउल को हमारी अप्रसन्नता का स्वाद चखाओ, वरना तुम खुद मेरे गुस्से का शिकार बन जाओगे। आग में एक लट्ठा गिरा। लपटें ऊंची हो गईं। उनकी रोशनी एक दहशत ज़दा नुकीले सफ़ेद चेहरे पर पड़ी। गहरे पानी से निकलते एहसास के साथ हैरी ने कपकपाती सांस ली, आंखें खोली। वो काले संगमरमर के ठंडे फर्श पर पड़ा था। मेल्फॉय का दुबला पतला दहशत भरा चेहरा उसकी आंखों के अंदर जैसे जम गया था। हैरी ने जो देखा था उससे उसे मतली आ रही थी। वोल्डेमॉर्ट ड्रैको का किस तरह इस्तेमाल कर रहा था। दरवाजे पर एक तीखी दस्तक हुई। हैरी उछल गया जब हरमाइनी की आवाज़ आई, हैरी, तुम्हें अपना टूथब्रश चाहिए? मैं लेकर आई हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उसने अपनी आवाज़ को सामान्य बनाया। सांकल खोलने के लिए खड़ा हो गया।